ठीक है, थोड़ा था सामाजिक सुधारों की दिशा, डायरेक्शन ऑफ सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधारों की दिशा। इमीडिएट रिफॉर्म्स बाद में पढ़ेंगे, पहले सामाजिक सुधार पढ़ते हैं। भारत में मेनली दो तरह की समस्याएं थी, एक तो की खराब दशा, दूसरी थी जाति व्यवस्था। डिग्रेडेशन ऑफ वुमेन्स कंडीशन इन द सोसाइटी, तो सेकंड था कास्ट सिस्टम। तो 19वीं सेंचुरी पे तो इस पे जोर दिया, और कब दिया, 20वीं सेंचुरी। बात करते हैं स्त्रियों की दशा सुधार संबंधी आंदोलन। सुधार, ये कब हुए, 19वीं सेंचुरी में। अब इनको ओपन है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ते हैं। पहला काम क्या हुआ, देखो पहली समस्या तो थी पैदा होते ही मार देते थे, आज भी है। कैसे मारते थे पहले, जैसे आप गांव में अमूमन देखते हो ना, तो कौन होता होगा, इनके नदियां नहीं है। देखो प्रैक्टिकल बातें करो, मेरी बात सुनो, आप गौर कर लेना। इधर देखो, जैसे अभी भी ऐसे हैं जिनके जिनके चार, तीन या दो से ज्यादा लड़कियां होनी शुरू हो ना, आप देख लेना एक दो बच्ची पैदा होते ही मर जाएगी। देख लेना, लड़का कभी नहीं मरता। हम्म, कोई है क्या रिश्तेदार ऐसा, याद कर लो, जिसके तीन या चार बच्चियां हो गई, एक बच्ची पक्का मर जाएगी। वो कैसे मरती हैं, पैदा होते ही दूध ही मत पिलाओ उसको बेचारी को, या मुंह में उनके क्या भर देते थे, चारा जिसको बोलते हैं ना, भूसा। सांस नहीं लो, थोड़ी देर रख दो छोटे बच्चे को तो वो तो वैसे ही मर जाएगा। तो फीमेल फोर्टिसाइड या कन्या शिशुवध है ना, कन्या शिशुवध, फीमेल फोर्टी फीमेल फोर्टिसाइड। और आज भी इंडिया का है ना 0 to 6 चाइल्ड रेशियो है, वो बहुत खराब दशा में, मतलब उसमें 150 का अंतर आ रहा है। यूरोपियन कंट्रीज है ना, ये जितने भी रशिया और ये मिडिल एशिया वाले, यहाँ या यूरोप का भी पूरे का रेशियो देखो, तो पुरुषों की संख्या में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, सिर्फ भारत को छोड़ के। हरियाणा में तो अपने यहाँ गाँव में जैसे बैठे हैं, मतलब 100-150 के झुंड जो कंवारे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने मार लिए बेटियों को पहले से। तो ये समस्या ज्यादा किस में थी, एक तो बंगालियों में, और दूसरी राजपूतों में। राजस्थान के राजपूतों में क्यों थी, इसलिए थी कि एक चारण है, जिनके आगे राजस्थान में नाम के आगे दान लगता है ना, तो चारणों ने क्या, कन्या के विवाह पे राजा या सामंत के पास पहुंच जाते थे, और उसके दान में बहुत कुछ मांग लेते थे। तो उन्होंने उस समस्या से बचने के लिए क्या किया, पैदा होते ही मारना शुरू कर दिया। तो फीमेल फोर्टिसाइड बंगालियों में और राजपूतों में था। सरकार ने कब कानून बनाया, 1795 में, सबसे पुराना ये 1795 में कानून बनाकर कन्यावध को अवैध घोषित कर दिया। फीमेल फोर्टिसाइड वर प्रोहिबिटेड and it was declared a
क्राइम ऑफ कल्पेबल होमिसाइड होता है, कल्पेबल होमिसाइड आगे पढ़ लेना, मतलब सदोष मानव वध, जैसे हत्या करना किसी की इंटेंसली, उसको कल्पेबल होमिसाइड कहते हैं, कानून की भाषा है ना, समझ गए। 1804 में भी एक कानून बना था, बट सबसे पहले ये बना था, ठीक है। दूसरी समस्या क्या थी, सती प्रथा, सती कल्ट। देखो ये कानून कब बना, 1829 में। जैसे इसके टाइम कौन था वायसराय, इसके समय, इसके समय वेलेस्ली था, यहां बेंटिक आएगा, विलियम बेंटिक। और कौन सा भारतीय व्यक्ति था जिसने बेंटिक का सहयोग किया, राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने सरकार का इस कानून को बनाने में सहयोग किया, इस कानून को बनाने में सहयोग किया। क्यों किया, क्योंकि राजा राम मोहन राय की है ना 1818 में खुद उसकी भाभी सती हो गई थी। और एक 1857 की क्रांति का एक कारण ये भी था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जबरदस्ती, तो हिंदुओं को ये लगता था कि वो हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है, उनको ये लगता था। और आज भी सोसाइटी में ये बात है, थोड़ी सी बड़ी बात है, मतलब जैसे सारी की सारी नैतिकता यही होती है क्या, इसी चीज में होती है क्या? एक आदमी दिन भर गलत काम करे, लेकिन उनको ये लगता था कि अगर किसी महिला की पति की मौत हो गई तो वो सिर्फ पति की प्रॉपर्टी है, और उसके बाद उसको, और मारते कैसे थे, जैसे अफीम खिला देते थे। अफीम खाने के बाद क्या होता है, वो नशे की अवस्था में आ जाती थी। शुरू शुरू में तो पता नहीं लगता था, चिता पे बैठती थी, फिर जब आग लगती थी चिल्लाती थी, जोर जोर से ढोल बजाते थे, लंबी लंबी लकड़ियां रखते थे, और उससे उसको वहां से निकलने नहीं देते थे, ठीक है ना। ये सती प्रथा थी, ठीक है। बढ़े आगे, जल्दी लिखो, पूरा नहीं होगा ऐसे। लास्ट में राजस्थान में कब बना कानून, या देश में कब, 1987 में। सिक्कर में एक गांव है दिवराला, वहां एक रूप कंवर नाम की लेडीज थी। मुख्यमंत्री कौन थे, कौन थे? भैरू सिंह शेखावत तो 90 से 98 थे। भैरू सिंह शेखावत थे, लेकिन वो सरकार गिर गई थी, जो भी सरकार थी, देख लेना, शायद भैरू सिंह सरकार ही थी। 90 से 98 तक थे भैरू सिंह शेखावत। वो सरकार गिरी थी, फिर 88 से 93 एक टेन्योर रहे, 93 से 98 दूसरे टेन्योर रहे भैरू सिंह शेखावत सरकार ही थी सर। बढ़े आगे, फिर तीसरी समस्या क्या है, विधवा पुनर्विवाह। विडो रीमैरिज, देखो ये बहुत बड़ी समस्या थी, है ना। विधवाओं का जीवन वैसे ही बहुत कष्टकारी होता था, बाल काट देते थे, खाना भी ऐसा खिलाते थे कि उसके विचार संयमित रहे। तो ये कब लागू हुआ, 1856 में। कानून का क्या नाम है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विडो रीमैरिज एक्ट 1856 का ही है। कौन था गवर्नर भारत का, कैनिंग। और भारतीय कौन व्यक्ति था, राजा राम मोहन राय का ही सहयोगी था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, वो आर्य समाज से भी जुड़े हुए थे, बंगाल के ही थे। ईश्वर चंद्र, आप देखोगे शुरू में है ना, जितने भी ये इंटेलेक्चुअल या बुद्धिजीवी होंगे, देवेंद्र नाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ये सारे के सारे बंगाल के होंगे। जैसे
आज भी बंगाल में जैसे पंजाबी के पास क्या करेगा, फॉर्चुनर में वो गाने चलाएगा, काली गड्डी अफीम, वैसे उनको पढ़ने का शौक है, ये फर्क है। ठीक है, उनको वहां आज भी लोग बहुत इंटेलेक्चुअल है, बहुत पढ़ते हैं, और वो प्रभाव किससे आया, ब्रिटिश रूल से आया। ठीक है, ये हो गया विडो री मैरिज एक्ट। फिर आएगा, जैसे सीक्वेंस में चल रहे हैं अपन, नेटिव मैरिज एक्ट आएगा। विवाह के लिए कन्या की न्यूनतम आयु में वृद्धि। देखो, मिनिमम एज फॉर द मैरिड रिलीजन, इससे पहले है ना एक वैसे करके लिख लेना, नेटिव मैरिज एक्ट आएगा। नेटिव मैरिज एक्ट ये कब का है, 1872 का। इसको हिंदी में भी नेटिव मैरिज एक्ट ही लिखते हैं। और ये किस चीज को मान्यता देता था, ये देता था अंतरजातीय विवाह को। इंटरकास्ट मैरिज 1872 में आया था ये। कौन था गवर्नर, लैंसडाउन, कोई नहीं पूछेगा वैसे। ठीक है, अफगान वार चल रहा था ना इस टाइम, लैंसडाउन गवर्नर। सरकार अभी कितने पैसे देती है पता है इंटरकास्ट मैरिज के, कितने पैसे देती है, 10 लाख। कौन बोला, 10 लाख कर दिए अब। आपके यहाँ इस जिले में ज्यादा होता है ना। ठीक है, आपको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में एक बात बताऊं। जैसे लड़के लड़कियां ज्यादा भागते हैं जब बोर्ड की एग्जाम होती है ना पास में, उनको समझ, सच कह रहा हूं। तो वो जैसे 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 एग्जाम के दिन आते हैं, उन दिनों में लड़कियां बहुत भागते हैं। लड़कियां अकेली नहीं भागती, लड़के भागते, जैसे बोर्ड के एग्जाम के दिन में, या सर्दियों में जब जब जैसे फोन पे बात करने का ज्यादा वो रहता है। तो मतलब मेरा सिंपल सा ये, जैसे ह्यूमन बिहेवियर को है ना बहुत सारी चीजें प्रभावित करते हैं। ठीक है, और स्पेशली जैसे ये भी है कि मैंने थोड़े दिन बाद मतलब बहुत बुरी हालत होती है, जो जनरली जो ऐसे चले जाते हैं ना घर से, ये नहीं कहता जाना बुरी बात है या अच्छी बात है, बट मैं एकदम आपको, जो ऐसे चले जाते हैं उनके मतलब वो बेचारे कहीं के नहीं रहते फिर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। ये कब हुआ, हम्म हम्म 1892 में एक व्यक्ति था, बीएम मालबारी, पारसी था, बीएम मालबारी और एसएस बंगाली। इनके तो प्रयास थे, इन्होंने क्या प्रयास किया, इन्होंने प्रयास किया कि जैसे बहुत जल्दी बच्चों की शादी करते थे। ये भारतीय जैसे धर्म ग्रंथों में था ऐसा कि लड़की को उसका समय से शादी कर दो, है ना, उसको उसको यंग होने से पहले, मतलब उसकी फटाफट शादी करो, रजस्वला होने से पहले ही शादी कर दो। बीएम मालवारी, इन्होंने अभियान चलाया। तो अभियान चलाया तो क्या हुआ, देखो, इन्होंने अभियान चलाया तो सरकार कौन सा कानून लेके आई, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। कंसेंट का मतलब सम्मति, उसकी भी, महिला की भी हो। और ये कब का है, 1892 का। सम्मति आयु विधेयक, सम्मति मतलब कन्या की सहमति भी होनी चाहिए, तो वो कब देगी, कुछ उसकी उम्र होगी तो ही तो देगी। सम्मति आयु विधेयक 1892। और इसमें कन्या की न्यूनतम आयु कितनी तय की गई, 12 वर्ष।
विवाह के लिए महिलाओं की न्यूनतम आयु कितनी है? 12 वर्ष। ठीक है, बारह वर्ष। और इस कुरीति का भी आधार क्या था? अपने धर्म ग्रंथ थे कि जो पिता समय से शादी नहीं करता वो पाप का भागीदार होता है। अब पता नहीं वो कहाँ से ढूंढ के लाए, कैसे ढूंढ के लाए, जबकि वैदिक एज में ऐसा नहीं था। गांव में भी आप देखते हो, पश्चिमी राजस्थान में आखा तीज के दिन दूल्हे दुल्हन को पता ही नहीं होता कि वो दूल्हा दुल्हन है। पास में बैठ के एक दूसरे के मुक्के मार रहे होते हैं, कर देते हैं बेचारा, ऐसे थाली में बैठ के घुमा देते हैं। ठीक है, देखो इसका विरोध किसने किया, ये बात इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट का विरोध किसने किया? कौन था इस समय राष्ट्रवादी व्यक्ति? कौन होगा? दिमाग पे जोर डालो, पढ़ चुके एक बार मॉडर्न। कौन हो सकता है विरोध करने वाला? पूना में रैंड और एस्ट जो प्लेग कमिश्नर थे उसकी हत्या किसने करी थी? चापेकर ब्रदर्स ने। और उनको उनको भड़काने का आरोप किस पे लगा था? तिलक ही तो था इसी समय। बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया, लिख लेना है ना। बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया और ये कहा कि अंग्रेजों को कोई अधिकार नहीं है कि भारतीयों की प्रथाओं में वो हस्तक्षेप करे। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति उस तरीके से प्रोग्रेसिव हो जैसी वो प्रोग्रेसिव होने की बात करता हो। समझ गए? ठीक है, बढ़े आगे। इसमें लिख, अच्छा अच्छा, ठीक, थैंक यू। देखो आगे इसमें सुधार कब किया? 12 वर्ष को कब बढ़ाएंगे? 14 और 18। लड़की के लिए तो 14 कर देंगे, लड़के के लिए 18 कर देंगे। और ये करेंगे आगे, इस 12 वर्ष को तो कर देंगे 14 वर्ष विवाह के लिए न्यूनतम आयु, 14 वर्ष न्यूनतम आयु लड़की की, और लड़के की है। आगे आने तो दो, शारदा में ही तो आ रहा। 18 वर्ष न्यूनतम आयु लड़के की। ये किसके प्रयासों से हुआ? हरविलास शारदा के प्रयासों से। हरविलास शारदा के प्रयासों से। और ये कब हुआ? 1929 में। और इसको क्या कहते हैं इसलिए? शारदा एक्ट। गवर्नर कौन था? गांधी इरविन समझौता, इरविन। आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये इसी की कंटिन्यूटी में था ना। बाद में सरकार ने कानून बना दिया, जो 21 और 18 किया है ना, ये कानून बाद में बना। महिलाओं ने बहुत लंबे संघर्ष किए हैं। जैसे यूरोपियन कंट्रीज में भी वोटिंग का राइट जो है ना महिलाओं को, ये जैसे 1920 1930 इस टाइम मिला है। और जैसे वर्ल्ड वार के अगर प्रभावों की बात करें तो यूरोप की जो मेल पॉपुलेशन थी वो खत्म हो गई थी लगभग।
तो उसके बाद महिलाएं पावर में आई है। और मुस्लिम देशों में तो अभी तक लड़ रही है ना, भारत देश जैसे देशों में अभी अभी भी लड़ रही है। जैसे इक्वल न्यूट्रिशन मिलता है क्या लड़के को और लड़की को, माएँ दादियाँ पुरानी हैं वो अभी भी भेदभाव कर जाती, क्या करेगी इतना खा के, है ना। एक चीज और जोरदार बताता हूँ आपको, जो औसत आयु है या जिसको जीवन प्रत्याशा कहते हैं, क्या होती है, औसत आयु कितनी है पुरुष ज्यादा किसकी है, फीमेल्स की ज्यादा है। ठीक है, आप देखोगे दादाजी तो टाइम से चले गए, दादी बैठी हुई है। इसका कारण क्या है, क्योंकि महिलाओं में है ना, महिलाओं की सहन शक्ति ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए पढ़ाई में भी लड़कों से आगे इस बार पहले 4 लड़कियां ही तो थी आईएएस टॉपर, और जगह भी तो महिलाओं में सहन शक्तियां ज्यादा होती है। आपने कभी किसी महिला को दारू पी के नाले में पड़े हुए देखा है? आदमी तो बाहर में जाओगे तो कोई जैसे या बहुत सारे बहाने लोग गिनाते हैं, जैसे मैं इसलिए शराब पीता हूँ गम बुलाने को। फिर मैं ये कहता हूँ महिलाओं को नहीं होता क्या? हंसने की बात नहीं, सोचने की बात। करती हैं क्या महिलाएं? आदमी ऐसा होगा नशेड़ी होगा, घर के बर्तन बेच के भी दारू पी जाएगा, लेकिन महिला कितनी भी बुरी स्थिति में हो वो अपने बच्चों को पालेगी ना। चलो बढ़ते हैं आगे। अब ये हो गए, अब आते हैं जाति व्यवस्था की तरफ। जाति व्यवस्था, देखो जाति व्यवस्था में खराब हालात किस वजह से थे, क्या क्या चीजें थी। एक तो समाज, 18वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं, समाज अनेक जातियों और उपजातियों में बंटा हुआ था, आज भी बंटा हुआ है। ठीक है, अछूत और अस्पृश्यों की दशा बहुत खराब थी। दक्षिण भारत में ये छुआछूत चरम पर थी। तो आप देखोगे कि नॉर्थ इंडिया में भी ये हुए और साउथ इंडिया में भी ईवी रामास्वामी नायकर है, माधवन है, नारायण गुरु है, इनके नेतृत्व में बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। ठीक है, ये डीएमके और ये एआईडीएमके ऐसे ही निकल के आए। और स्वतंत्र भारत में आप देख सकते हो कि यूपी बिहार में जो रणवीर सेना थी और दलित सेना थी, बहुत मर्डर हुए हैं। जैसे एक लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार कांड हुआ था 1995 में, देखा है। भरतपुर में हुआ था एक, छोटी छोटी बात पे लेके। ठीक है, चलो छोड़ो, छुआछूत चरम पर थी। तो इस चीज की ओर ध्यान सबसे ज्यादा किन 2 व्यक्तियों ने लगाया, देखो 1930 के बाद, या ठीक से कहो तो 1920 के बाद ही बी.आर. अम्बेडकर दलितों के सबसे बड़ा, भीमराव अंबेडकर सबसे बड़ा नेता बनकर उभर कर सामने आए। उनसे पहले कौन था? उनसे पहले थे फुले, ज्योतिबा फुले। ठीक है, वो चलो वो 1876 में थे, सत्य शोधक समाज बनाया, गुलामगिरी पुस्तक। लेकिन क्या हुआ कि जैसे वही डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी, 1909 के पार्लियामेंट्री सुधारों में अंग्रेजों ने क्या किया, हिंदू और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए, मतलब सेपरेट इलेक्टोरल बोर्ड्स या कॉलेज। क्यों सेपरेट इलेक्टोरल्स का मतलब क्या हुआ कि जो राज्य विधानसभा या केंद्रीय विधानसभा में जाएंगे उनके लिए ये सार्वभौमिक वोटिंग व्यवस्था नहीं थी, हर आदमी नहीं देगा। कुछ लोग उस बोर्ड को बनाते थे, जैसे व्यापारी हो गए या जमींदार हो गए, वो तो पहले बोर्ड को बनाएंगे, और वो जो बोर्ड के मेंबर हैं वो किसको इलेक्ट करेंगे, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके मेंबर को। तो उनको चुनाव में, सिंपली चुनाव में रिजर्वेशन दे दिया पहले तो, और फिर 1919 वाले
मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड में इसको सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए और दलित कास्ट के लिए भी बढ़ा दिया। और इस बात को लेके रस्साकसी शुरू हुई, तो फिर गांधी जी ने इस तरफ ध्यान दिया है ना। तो इस तरफ पहले तो आए ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले के बाद B.R. अम्बेडकर, फिर गांधी जी, और इन्हीं के बीच दक्षिणी भारत में थे, महाराष्ट्र में थे V.S. शिंदे, V.S. शिंदे महाराष्ट्र वाले एरिया में। ठीक है, ये तो हो गई नॉर्थ इंडिया की बात, उत्तर भारत। दक्षिण भारत में कौन कौन लोग थे? साउथ इंडिया में थे E.V. रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, T.K. माधवन आदि, ये दक्षिण भारत में। ठीक है, देखो लिख लिया, इधर देखो मेरी तरफ। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज बनाया, महाराष्ट्र के रहने वाले थे, गुलामगिरी किताब लिखी। ठीक है, V.S. शिंदे ने 1906 में एक सोसाइटी बनाई, डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी, 1906 में। B.R. अम्बेडकर ने अखिल भारतीय और दलितों के लिए बनाया था, जैसे 1924 में बनाया था, उसका नाम था बहिष्कृत भारत सभा, तो उसका बाद में नाम बदल दिया था, अखिल भारतीय दलित लीग टाइप कुछ बनाया था। ठीक है, गांधी जी ने 1932 में बनाया था अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी संघ, और 1934 में समाचार पत्र निकाला हरिजन। ये 1932 और 34 की बात है। कब? जब जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन था, जैसे 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट पे विचार किस में हुआ था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो इंग्लैंड में हो रही थी। तो सेकंड में दलित को आरक्षण के मुद्दे पर आपस में मतभेद हो गए। किसमें? गांधी जी तो चाहते थे कि दलितों को सेपरेट इलेक्टोरल नहीं मिले, और अंबेडकर चाहते थे कि मिले। तो दोनों के बीच में क्या हुआ? पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट हुआ तो 1932 के बाद में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस जो था मूवमेंट, कब शुरू हुआ था? 1930 में। 32 आते आते कमजोर हो गया। तो 1932 के बाद देखोगे गांधी जी है ना, सक्रिय राजनीति से दूर होके क्या काम करेंगे? हरिजन उत्थान का काम करेंगे। मतलब जो सप्रेस्ड कास्ट हैं या जो अनटचेबल्स हैं उनके लिए काम करेंगे। तो 1932 में तो अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी संघ बनाएंगे, और 1932 में क्या करें? 1934 में हरिजन समाचार पत्र निकालेंगे। तो 4-5 साल गांधी जी ने ये काम किया था। ये तीनों व्यक्ति दक्षिण भारत में अनटचेबिलिटी के विरुद्ध काम करेंगे। ये करेंगे कल। ठीक है।